चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। दिया है फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। मतलब इस यूनिट में बता रहा है कि फ्रांस जो था वो मोनार्की से कैसे खत्म, मोनार्की उसमें कैसे ख़त्म हुआ और रिपब्लिक वो बना, रिपब्लिक की ओर वो था। ठीक है, इसमें देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, ये जब जो अंडरलाइन किया हुआ है यही सब चीज़ इधर नोट्स में भी हम लिखे हुए हैं, सेम चीज़ है। तो आप यहाँ से पढ़िए या फिर यहाँ से पढ़िए, दोनों बात एक ही होगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ से आते हैं, जो छूटेगा तो वहाँ से पढ़ाएंगे। यहाँ लिखता है लुई 16 had signed the constitution but he entered into secret negotiation with the king of Persia। लुई 16 संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया, संविधान को मंजूरी दे दिया कि हाँ ठीक है फ्रांस का संविधान इसको मंजूरी देते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुपचाप गुप्त रूप से राजा पर्शिया के राजा के साथ वो मीटिंग कर रहा था, अपना बात चला रहा था, नेगोशिएशन कर रहा था कि किस तरह से अपना राज्य, अपना मोनार्की को वो वापस ला सके, अपने वो पावर को वापस पा सके। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया है रूलर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप द रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स टेकिंग प्लेस। अब फ्रांस का जो नेबरिंग कंट्रीज था वो थोड़ा सा चिंतित था, थोड़ा सा टेंशन में था फ्रांस के डेवलपमेंट देखते हुए कि फ्रांस में मोनार्की को पावर को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये सब को देख के अदर कंट्री जो था, नेबरिंग कंट्री जिसमें कि मोनार्की था, वो थोड़ा सा टेंशन में आ गया, चिंतित हो गया, वरीड हो गया। ठीक है, इसके लिए वो क्या प्लान बनाया, उसके लिए वो प्लान बनाया कि अपना सेना भेजेंगे फ्रांस में, ये रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स को सभी को रोका जा सके, जितना भी रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, राजा को हटाने के लिए, सबको रोका जा सके। क्योंकि ये लोग जान रहा था कि अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशनरी अपना काम में सक्सेस हो जाता है तो वहाँ पे मोनार्की हट जाएगा, और उसको देखा देखी हमारे देश में भी लोग जो है मोनार्की हटाने का डिमांड कर लेंगे। इसलिए वो लोग क्या किया, वो लोग सेना अपना भेजा हमला करने के लिए। फिर आगे दिया बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वेयर वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। इसमें बोल रहा है कि नेशनल असेंबली, ये दूसरे देश हमला करते उससे पहले ही नेशनल असेंबली आपस में वोट किया कि वार करना है या नहीं करना है, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के साथ वार करना है कि नहीं करना है। इस बात पे नेशनल असेंबली आपस में वोट कर लिया और वोट में पाया गया कि वार डिक्लेयर किया जाएगा, वार करना है। तो वहाँ पे अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली वोट करके वार डिक्लेयर कर दिया पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। फिर लिखा है थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंट्रीज ज्वाइन द आर्मी फ्रॉम द प्रोविनेंस टू ज्वाइन द आर्मी। मतलब हर एक एरिया से लोग जो था, थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंट्रीज थ्रोन फ्रॉम द प्रोविनेंस टू ज्वाइन आर्मी। मतलब हर से लोग जो था, हर प्रांत से, हर गांव से लोग अपनी इच्छा से जाके युद्ध में शामिल होने के लिए आर्मी में भर्ती होना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर लिखा है उसी समय में आगे people saw this war as a war of the people against king and aristocracy all over Europe। पीपुल जो थे वहाँ के फ्रांस के जो लोग थे वो क्या देख रहे थे, इस युद्ध को किस नजरिए से देख रहे थे, वो युद्ध को इस नजरिए से देख रहे थे कि ये जो वार है ये राजा के खिलाफ है, और जितने भी एरिस्टोक्रेसी है यूरोप में, जितनी भी एरिस्टोक्रेसी है यूरोप में, उसको खत्म करना है, उसके खिलाफ है। एरिस्टोक्रेसी किसको कहा गया, एरिस्टोक्रेसी कहा गया ग्रुप ऑफ नोबल्स को, कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। मतलब कुलीन वर्ग जो होता था, कुलीन सेकंड स्टेट के जो लोग थे उसके ग्रुप को कहा जाता था एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद दिया है द पेट्रियोटिक सॉन्ग मार्शलेस कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट दी लाइल के द्वारा मार्शलिस सॉन्ग तैयार किया गया, जिसको कि कहते हैं हिंदी में, अगर हम लोग कहें देशभक्ति, पेट्रोटिक सॉन्ग मतलब हो गया देशभक्ति तैयार किया गया, जिसका नाम था, जैसे हम लोग कहते हैं अपना देशभक्ति सॉन्ग को क्या, जनगणमन, तो वहाँ पे फ्रांस में इसको कहा जाता है मार्शलेज। उसका वहाँ का गाना है, वहाँ का जो देशभक्ति सॉन्ग है उसको कहा जाता है मार्शलेज। ठीक है, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट डी
लाइल, रॉजर डी लाइल के द्वारा ये गाना ये जो था बनाया गया, ठीक है। और इसको पहला बार द मर्सिडीज को पहला बार कब गाया गया, मर्सिडीज सॉन्ग को पहला बार कब गाया गया, पहला बार गाया गया वही वॉलेंटियर्स के द्वारा, जो कि किंग, जो कि राजा के या अपनी इच्छा से आर्मी में शामिल हुआ था वार के लिए, ठीक है। और बाद में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट टाइम बाय वॉलेंटियर्स फ्रॉम द मर्सिडीज एज मार्च्ड इनटू पेरिस विच इज नाउ द नेशनल एंथम। ये क्या बन गया, नेशनल एंथम बन गया है फ्रांस का। मार्शलिस जो था वो फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। द रिवॉल्यूशनरी वार्स ब्राउट लूज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपुल। अब वार के कारण क्या हुआ, बहुत सारा इकोनॉमिक डिफिकल्टी होने लगा, कंट्री में बहुत सारा इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज आने लगा, ठीक है। इसी में दिया है कि युद्ध में जाने के कारण, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे दिया है कि युद्ध में जाने के कारण while the men were away fighting at the front, जो मेंस थे वो युद्ध में चले गए, वुमेन्स were left, वुमेन को अपने घर पे छोड़ के गए, left to cope with task of earning a living and looking after their family। मतलब वो युद्ध में चले गए और वुमेन्स को अपने घर पे छोड़ के गए ताकि तुम लोग घर चलाओ, अपने फैमिली को आगे बढ़ाओ, बच्चे हैं तो बच्चे का केयर करो, बच्चे को पढ़ाओ, ऐसा काम युद्ध करने वो चले गए। फिर दिया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बोल रहा है जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस का बनाया गया था 1791 में, इसमें देखा गया पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन को, सोसाइटी में जो अमीर लोग थे उसी को ये पॉलिटिकल राइट्स दिया गया था। कैसे, पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पोर्टेंट rallying point for peoples who wish to discuss government policies and plan their own form of action। तो पॉलिटिकल क्लब बनने लगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लोग जो था पॉलिटिकल क्लब बनाने लगा। पॉलिटिकल क्लब में क्या करता था, पॉलिटिकल क्लब में वो लोग सरकार का जो भी पॉलिसीज होता था, प्लान होता था, उस पर डिस्कस करता था, आपस में बैठ के डिस्कस करता था सरकार के प्लान पे, सरकार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उस पर डिस्कस करता था पॉलिटिकल क्लब में। फिर आगे इसमें दिया है कि इस पॉलिटिकल क्लब में सबसे फेमस था जैकोबिन क्लब। इस पॉलिटिकल क्लब में कोई अगर फेमस था तो वो था जैकोबिन क्लब। देखिए यहाँ पे भी लिखे हुए होंगे, पॉलिटिकल क्लब वेयर एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। मतलब अपने हिसाब से जो भी डिस्कस करना चाहता है उसके लिए बनाया गया। मोस्ट सक्सेसफुल of these club was the Jacobin, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। सेंट जैकोब नाम का एक बिल्डिंग था पेरिस में, उसी के नाम पे पड़ा इसका नाम, उसी बिल्डिंग के नाम पे पड़ा इस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब, ठीक। अब आगे इसमें बन गया, ये पॉलिटिकल ग्रुप का एक बहुत फेमस पॉलिटिकल क्लब बन गया। पॉलिटिकल सबसे फेमस प्रकार का क्वेश्चन रहे कि विच वाज द फेमस पॉलिटिकल क्लब इन फ्रांस, तो हम लोग लिखेंगे जैकोबिन क्लब, ठीक है। अब आगे दिया है द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सोसाइटी ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स। मतलब मेंबर जो थे, इसके मेंबर्स कौन थे, जैकोबिन क्लब के ज्यादातर मेंबर जो थे वैसे लोग थे जो समाज में बहुत नीचे लेवल के, मतलब बहुत ज्यादा उनका समाज में इज्जत नहीं था, या फिर बोलो लोग जानते नहीं थे उसको। और उसमें कौन आते थे, उसमें आते थे छोटे मोटे दुकानदार, आर्टिसियंस, सर्वेंट्स, या फिर डेली वेजेस लेबर वर्कर्स आते थे इसमें। और जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये याद रखिएगा, ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। जैकोबिन क्लब का मेंबर जो था वो था, जैकोबिन क्लब का मेंबर था शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस, सर्वेंट्स, डेली वेजेज वर्कर्स। और उसका लीडर कौन था जैकोबिन क्लब का, वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। फ्रांस का सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब का नाम जैकोबिन क्लब। फिर आगे दिया है जैकोबिन्स स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर एंड केम टू बी नोन एज द सन क्लॉथ्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेज। अब इसका मतलब होता है
कि जैकोबिन जो था वो पहनना शुरू किया, किस तरह का कपड़ा पहनना शुरू किया, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनना शुरू किया। कौन? जैकोबिन क्लब वाला, ठीक है। एंड कम टू नोन एज, इसको जो ये पहनना शुरू किया था इसको लोग कहता था सन क्लॉथ्स, इस तरह के कपड़े को कहता था सन क्लॉथ्स। देखिए इसको जो ये वाला हुआ ना सन क्लॉथ्स कपल, इस तरह का कपड़ा पहनता था जिसमें कि लंबा लंबा होता था, कुर्ता मतलब ट्राउजर मतलब तो पैजामा, पैजामा पे ये लंबा लंबा धाड़ी बनाता था, ठीक है। आगे में दिया है टू स्टार्ट टू वर्न बाय द डॉक वर्कर्स। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, लोग देख सकते हैं, proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches. The Jacobin came to known as the Sansclots, literally meaning those without knee breeches. Sansclots men wore in addition the red cap and symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ये सन क्लॉट्स थे, ये सन क्लॉट्स होता था बिना घुटने वाला, यहाँ पे लिखा है ना कि दोज विदाउट नी ब्रीचेज मतलब बिना घुटने वाला, बिना घुटने वाला इसका मतलब होता था। और उसके बाद दिया है कि ये जो सन क्लॉट्स थे, यहाँ पे आप देखिएगा ये लोग जो था रेड कलर का कैप पहना है ना, ये रेड कलर का कैप पहना, ये रेड कलर का कैप पहनने का परमिशन सिर्फ मेंस को था। मेंस ही रेड कलर का कैप पहन के अपने आप को लिबर्टी शो करता, मतलब हम आज़ाद हैं ये बात का वो शो करता था। लेकिन वुमेन्स को ऐसा करने का आज़ादी नहीं था, अनुमति नहीं था, मतलब वो कैप नहीं पहन सकती थी, ये बात था। ना कैप पहन सकती थी, ना उस तरह का ट्राउजर पहन सकती थी। फिर आगे दिया है in the summer of 1792 the Jacobin planned an insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high price of food। क्या हो गया यहाँ पे बता रहा है, सन 1792 1792 के जो समर सीजन था, 1792 का जो समर था उसमें जैकोबिन क्लब का लोग जो था वो नाराज था। वो नाराज था किस बात से? खाने का सामान का महंगाई को देख के, खाने का सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था और कमी भी हो गया था, जिसको देखते हुए 10 अगस्त को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 अगस्त को, on the morning of 10th August they stormed the palace of tutorial, ठीक है, यहाँ पे भी होगा on August 10th they stormed the palace of the tutorials, massacred the king guards and held the king himself as hostage for several hours। मतलब जैकोबिन क्लब वाला क्या किया, 10 अगस्त को राजा के महल ट्यूटोरियल्स पे हमला कर दिया, राजा का जो गार्ड था उसको मार दिया और राजा को बंदी बना के रखा, होस्टेजेस किडनैप करके बहुत देर तक रखा। उसके बाद असेंबली जो था, नेशनल असेंबली, उसका दिया हुआ है नेशनल असेंबली, उसको उसको बोला कि लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। नेशनल असेंबली फिर आपस में वोट किया, जैसे कि वो वोट किया था पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करना है कि नहीं करना, इस बात में जो वोट किया था उसी तरह से यहाँ पे भी वोट किया कि राजा को जेल करना है, राजा के पूरे परिवार को जेल करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे वो लोग वोट करके क्लियर किया कि हाँ राजा के पूरे परिवार को जेल किया जाएगा और इलेक्शन होगा, इलेक्शंस वेयर हेल्ड, इलेक्शन को फिर से किया जाएगा, ठीक है। अब इस बार जो इलेक्शन किया जाएगा उसमें कुछ नियम दिया गया, फ्रॉम नाउ, अब नया जो इलेक्शन होगा उसके लिए दिया गया, नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट टू द राइट टू वोट। मतलब 21 पहले था, 25 साल का जो भी मेंस है, 25 साल से ऊपर का जो भी आदमी है, औरत नहीं आदमी, और जो 3 दिन के बराबर अपना 3 दिन जो कमाता है उतना रुपया वो टैक्स में भरता है, तो वो वोट कर सकता था। लेकिन एक तरह से वो था प्रॉपर्टी जिसके पास है वही पर्सन वोट कर सकता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, राजा को जेल करने के बाद जो नया इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रूल क्या रखा है, 21 साल का जो भी व्यक्ति होगा, मेन वुमेन नहीं सिर्फ मेन, 21 साल तक का जो होगा, 21 साल से ज़्यादा का, वो वोट कर सकता है, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी हो चाहे नहीं हो। द न्यू इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। जब नया असेंबली, न्यू नेशनल असेंबली को फिर से चुना गया तो इस बार कहा गया, उसका नाम बदल के क्या दिया गया, कन्वेंशन। तो यहाँ पे अब ध्यान से सुनना है, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था,
फर्स्ट टाइम हुआ था कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, उसके इलेक्शन या फिर बोले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम दिया गया था उसको कहा गया था नेशनल असेंबली। फिर नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके किया गया कन्वेंशन। ठीक है। अब दिया है ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। अब हम कहते हैं बात, फ्रांस अपने आप को रिपब्लिक कब डिक्लेयर किया, कब ये बात डिक्लेयर किया कि वो राजतंत्र नहीं अब एक गणतंत्र देश है, वहां पे कोई राजा का शासन नहीं है, वो रिपब्लिक कंट्री है। 21 सितंबर 1792 को ये डिक्लेयर किया। उसके बाद दिया है लुईस 16 को वहां पे देशद्रोह के आरोप में उसको फांसी दे दिया गया। ठीक है, देशद्रोह के आरोप में उसको फांसी दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो डेट हम नहीं लिखे, गलती से छूट गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लुईस 16 was sentenced to death by a court on charge of treason। treason का मतलब होता है देश से गद्दारी करना, देशद्रोह, अपने देश से विश्वासघात करना। ठीक है, लुईस 16 को फांसी दे दिया, फांसी का सजा सुनाया गया। ठीक है, देशद्रोह के आरोप में। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। मतलब जगह है प्लेस, ऑन द प्लेस डी, ये जगह का नाम क्या है, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड एक जगह था, वहां पर इसको पब्लिकली फांसी दिया, मतलब सब पब्लिक के सामने। लुईस 16 को 21 जनवरी 1793 21 जनवरी 1793 को सभी के सामने फांसी दिया गया। उसके बाद आगे दिया है द क्वीन मैरी एंटोनी मेट विथ द सेम फेट शॉर्टली। कुछ समय के बाद उसको भी फांसी दे दिया गया, कुछ समय के बाद उसको भी फांसी दे दिया गया। ये यहाँ तक में था। अब आएंगे हम लोग 3.1 में। अब 3.1 क्या कहता है, द रीजन ऑफ टेरर, मतलब रोबोस्फेयर, मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर जो रूल किया उसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे अब लिखा है द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 को रीजन ऑफ टेरर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, अब ये बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है और समझना है इस पे। ठीक है, यहाँ पे था द पीरियड फ्रॉम रीजन ऑफ टेरर एज रोबोस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल। उसमें अपना पॉलिसी एक चलाया था, वो था रोबोस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मतलब नियंत्रण रखेंगे सब पे, और जो भी गलती करेगा उस पर कड़ाई से दंड, उसको मतलब हार्ड पनिशमेंट दिया जाएगा। मतलब रोबोस्फेयर के हिसाब से, रोबोस्फेयर जो था उसके हिसाब से वो सारा कंट्रोल। अब इस टाइम पे 1793 से 1794 के बीच में रोबोस्फेयर कंट्री पे रूल कर रहा था। एक समझ लीजिए कंट्री को रूल करने वाला कौन था, रोबोस्फेयर 1793 से 1794 के बीच में।
तो वो अपने मन से जैसे भी होता था वो कानून बनाता था, जिसमें कि दिया है कि उसके हिसाब से, रोबोस्फेयर के हिसाब से, जो भी रिपब्लिक का एनिमी है, जिसको जो भी लगता था उसको कि रिपब्लिक का एनिमी है, उसको वो सजा देता था। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है, ऑल दोज हु वेर सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नोबल एंड clergy, members of the other political parties, even members of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found guilty, they were guillotined. ठीक है। अब इसमें बोलता है कि जो भी उसको लगा, जो भी गणतंत्र रिपब्लिक का, कंट्री को रिपब्लिक बनने में दुश्मन है, जो उसके बात से एग्री नहीं करता, सिंपल भाषा में बोले तो जो उसके बात से एग्री नहीं करता, या फिर जो रिपब्लिक उसको, उसके नज़र में रिपब्लिक का दुश्मन है, उसको सजा दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अगर वो मुकदमा में दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो उसको गिलेटिन करके उसका सर को धड़ से अलग कर दिया। गिलेटिन क्या था? एक मशीन था जिसमें कि दो खंभा था, दोनों के बीच में आड़ी ब्लेड घूमता रहता था, और उस पर जो भी दोषी होता था उसका गला रख के दबा दिया जाता था, जिससे कि उससे क्या होता था, उसका धड़ अलग और उसका सर अलग। जो इसको बनाया था उसका नाम था डॉक्टर गुलेटिन। ठीक है, डॉक्टर गुलेटिन का वो नाम था। गिलेटिन बनाने वाले मशीन का जो आविष्कारक था उसका नाम भी था डॉक्टर गिलेटिन। लेकिन अब यहाँ पे बात है कि किसको किसको ज्यादातर ये सजा दिया। तो इसमें था एक्स नोबल, जो कुलीन वर्ग के थे, एक्स नोबल को गिरफ्तार करवाया, क्लर्जी पादरी वर्ग को गिरफ्तार करवाया, पॉलिटिकल पार्टीज, जो अदर मेंबर पॉलिटिकल पार्टीज के थे उसको भी गिरफ्तार किया। यहाँ तक कि अपने खुद जैकोबिन क्लब के जो पार्टी के मेंबर्स थे, जो इसके मेथड को नहीं मानते थे, जो इसके मेथड को सही नहीं मानते थे, जो ये कर रहा है वो सही है, उसको भी अरेस्ट करके जेल में डाला जाता था, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था। अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसको गिलेटिन कर देता था। गिलेटिन वाज अ डिवाइस consisting of two poles and a blade which a person beached, जिसको बीच में लटका दिया जाता था। It was named after Dr. Guillotine who invented, जो इसको इन्वेंटेड किया था उसी के नाम पे इसको रखा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोबोस्फेयर्स गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग अ मिनिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मतलब रोबोस्फेयर क्या किया, एक कानून बनाया जिसके द्वारा जो भी मजदूरी करता था, मिनिमम आपका जो काम किया गया है, मिनिमम वेजेस या फिर किसी सामान का कीमत जो है उसको सॉरी मिनिमम सेल मैक्सिमम सेलिंग मिलता है, मैक्सिमम के इतना दाम पे बेचना है आपको। मतलब आपको कोई सामान आप बेचने जा रहे हैं तो जो सरकार दाम, जो रोबोस्फेयर दाम तय कर दिया, अगर आप किसान हैं तो आपको जो रोबोस्फेयर दाम तय किया है दाम बेचना होगा, उस पर कोई भी किसी भी तरह का बार्गेनिंग नहीं होगा। ठीक है, आगे दिया है कि मीट एंड ब्रेड वे राशन, मतलब राशन की दुकान पे अब मीट और ब्रेड मिलेगा, जितना जरूरत है बस उतना ही मिलेगा, कोई भर के अपने यहाँ नहीं ले जा सकता है। पीजेंट्स वेयर ऑफ फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर into cities and sell it at price fixed by the government। किसान पे जबरदस्ती जोर डाला गया कि वो अपना जो भी फसल है उसको शहर ले जाए और जो दाम है, जो दाम गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है उसी पे बेचे। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, जो महंगा आटा था, जो महंगा वाइट सफेद आटा था उसको मना कर दिया गया। ऑल सिटीजन्स वेर रिक्वायर्ड टू ईट द plain delayed quality bread, a loaf made by whole wheat। मतलब इसका है कि बोला सफेद आटा पे जो था वो रोक लगा दिया गया सभी के लिए, जो एक जैसा गेहूं रहेगा, एक जैसा गेहूं का ही आटा बनेगा और सबको उसी को खाना होगा। बोला ये खाने से हम इक्वलिटी शो करेंगे, मतलब अमीर आदमी भी यही आटा खाएगा और गरीब आदमी भी यही आटा खाएगा, इससे हम इक्वलिटी लाएंगे, लोगों के बीच में इक्वलिटी का एक एग्जाम्पल देंगे। फिर आगे दिया है कि जो बात करने का जो लोग का था, आपस में जो लोग बात करते थे, एक दूसरे को बोलते थे, जैसे सर बोलते थे, मैडम बोलते थे, सिटीजन्स कहा जाता था, इन सभी को भी चेंज कर दिया गया। जैसे सर को चेंज करके बोला अब किसी को भी आप सर नहीं बोल सकते हैं, सर के जगह पर बोलिएगा मॉन्स्योर, और मैडम को बोलिएगा मदाम। मैडम को क्या बोला? मदाम। मैडम को बोला जाएगा मदाम, सर को बोला जाएगा मॉन्स्योर, और सिटीजन को बोला जाएगा सियोटिन। सिटीजन को क्या बोला जाएगा? सियोटिन।
ये सब चीज जबरदस्ती बोला कि इस तरह का अब यूज सर, मैडम और सिटीजन अब यूज नहीं करना है। सर के जगह पे मॉन्सूर यूज करना है, मैडम के जगह पे मैदाम यूज करना है, और सिटीजन के जगह पे सियोतिन यूज करना है, सितोइन यूज करना है। ठीक है। चर्च जितना था, उसके बाद जितना भी तरह का चर्च था सबको बंद कर दिया गया, या सबको बंद करके या तो उसको आर्मी का बैरक बना दिया गया या फिर ऑफिस बना दिया गया। आर्मी का हेडक्वार्टर या फिर बैरक बना दिया या फिर उसको ऑफिस बना दिया गया। फिर इसी में दिया है कि रोबोस्फेयर परस्यूड हिज पॉलिसी so recently that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and so the next day sent to the guillotine. रोबोस्फेयर जिस तरह से दबाव अपना अपना जो पॉलिसी लगाया हुआ था, जितना हार्ड पॉलिसी बनाया हुआ था, लोगों पर जबरदस्ती कर रहा था, उससे उससे जो उसके खुद के समर्थक थे, जो उसके खुद के सपोर्टर्स थे, वो डिमांड करने लगे बदलाव का। वो डिमांड करने लगे बदलाव का। तो कोर्ट जो था, कोर्ट के पास से जब मामला गया तो वहां पे पाया गया रोबोस्फेयर जो है वो गलत करा, रोबोस्फेयर को गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया। और जुलाई 1794 को ये बात हुआ कि डिक्लेयर हो गया कि मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर गिल्टी है। उसको अरेस्ट किया गया और उसके अरेस्ट करने के जुलाई 1794 के अगले दिन उसको फांसी पे लटका दी, फांसी बोलते सॉरी गुलेटिन पे लटका दिया। मतलब जो गुलेटिन पे वो दूसरों को लटका था, अंत पे वो उसी को उस पे लटका दिया गया। अब देखो यहाँ पे ये चीज जो था ये था कन्वेंशन। ये जो असेंबली था ये कन्वेंशन था। पहले था नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का नाम चेंज किया कन्वेंशन। अब जो है यहाँ पे कन्वेंशन के बाद आता है 3.2 में डायरेक्टरी रूल्स फ्रॉम रूल्स, मतलब एक नया तरह का रूल आया, एक नया तरह का जैकोबिन के बाद जो था, जो गवर्नमेंट बना, वो नया तरह का रूल आया जिसको कहा गया है नया तरह का शासन करने का व्यवस्था लाया जिसको कहा गया है डायरेक्टरी रूल, जिसको कहा गया है डायरेक्टरी रूल। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड वेदर मिडिल क्लास टू सीज पावर। मतलब जैकोबिन सरकार के गिरने के बाद, जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद वो तो मिडिल क्लास जो ग्रुप था वो सारे पावर को सीज कर लिया गया। मतलब गवर्नमेंट का सारा पावर किसके पास चला गया इस बार? जैकोबिन से निकल के मिडिल क्लास के पास चला गया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट नॉन प्रोपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब जो जैकोबिन लाया था 21 साल से जितना जो भी मेन है, जो जिसका एज 21 साल से ज्यादा है वो वोट कर सकता था। अब बोला कि अब आप लोग वोट नहीं कर सकते हैं। अब वैसा ही 21 साल से ज्यादा के लोग वोट कर सकता है, लेकिन वैसा ही आदमी वोट कर सकता है जो कि प्रॉपर्टी रखता है। जिसके पास प्रॉपर्टी होगा वही वोट करेगा, जिसके पास नॉन प्रॉपर्टी वर्ड सेक्शन है वो वोट नहीं करेगा। मतलब नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया डायरेक्टरी के द्वारा, मिडिल क्लास के लोग के द्वारा। उसमें बोल दिया गया कि अब वोट करने का अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्शन को ही होगा। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये क्या किया, ये जो संविधान जो है, इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों की प्रावधान था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, बोला इसमें 2 लेजिस्लेटिव का पार्ट होगा, 2 लेजिस्लेटिव होगा। पहले तक क्या था? पहले सिर्फ 3 था। जब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पावर दिया, पावर लिमिट करने के लिए बनाया गया था मोनार्क का, उसमें लेजिस्लेटिव था, एक्सिक्यूटिव था और जुडिशरी था। लेकिन यहाँ पे क्या किया, लेजिस्लेटिव का भी 2 पार्ट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव को 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव, देखिए तो दिखाते हैं हम इसमें, ये वाला यहाँ पे क्या था, लेजिस्लेटिव एक है। अब यहाँ पे क्या क्या बोला, अब एक लेजिस्लेटिव नहीं होगा, लेजिस्लेटिव 2 पार्ट में भाग दिया। डायरेक्टिव सिस्टम में क्या था, लेजिस्लेटिव 2 पार्ट में बटा हुआ होगा। आगे फिर ये हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इट प्रोवाइडेड टू फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल देन these then appointed a directory and executive made up of 5 members। ठीक है। यहाँ पे लिखता है कि इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त करेगी। ठीक है, डायरेक्टरी को नियुक्त करेगी।
5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बना ली। इन दोनों पुस्तकों को काम करके 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका बनाए। उसके बाद डायरेक्टरी को नियुक्त किया है। तो यहाँ पे जो लिख रहा है कि इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मतलब ये जो दो इलेक्टेड अलग दो पार्ट में जो बांट दिया गया लेजिस्लेटिव को, इन दोनों का काम था, ये दोनों लेजिस्लेटिव का काम था 5 ऐसे लोग को चुनना जो कि एग्जीक्यूटिव में बैठेगा। मतलब एग्जीक्यूटिव में बैठने कोई एक आदमी को एग्जीक्यूटिव का पावर अब नहीं दिया जाएगा। जैसे लेजिस्लेटिव को 2 भाग में बांटा गया, उसी तरह एग्जीक्यूटिव के भी पावर को 5 भाग में बांट दिया गया। 5 लोग को मिला के एग्जीक्यूटिव बनेगा और जिसको कहा जाएगा डायरेक्टरी। ठीक है, 5 लोगों एग्जीक्यूटिव में 5 लोगों के ग्रुप को कहा जाता था डायरेक्टरी, और ये 5 लोगों के ग्रुप को, एग्जीक्यूटिव के 5 लोगों के ग्रुप को कौन चुनता था? 2 पार्ट में जो बटा हुआ था लेजिस्लेटिव, वो चुनता था। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि एग्जीक्यूटिव अक्सर देखा गया था एक आदमी के हाथ में रहता था, वो अपने हिसाब से मनमानी करता था। तो इस बार बोला है कि एग्जीक्यूटिव एक आदमी के हाथ में नहीं, 5 आदमी के हाथ में देंगे। पांचों का विचार, पांचों का थॉट अलग अलग होगा, तो ये किसी तरह का कोई प्रॉब्लम बाद में क्रिएट नहीं होगा। लेकिन बाद में देखा गया कि डायरेक्टरी सिस्टम जो था वो इस तरीका से वर्क नहीं कर पाया, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी paved the way for the rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखा गया डायरेक्टरी सिस्टम में, जिसके कारण रास्ता बन गया डिक्टेटरशिप, ये नेपोलियन बोनापार्ट के आने का, फ्रांस में रूल करने का एक रास्ता दे दिया गया। पहले था इतना मजबूत था कि कोई भी दूसरे देश का शासक इसमें हमला नहीं कर रहा था या फिर रूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये डायरेक्टरी सिस्टम कमजोर पड़ गया, सही तरीका से अपना प्रॉपर वर्क नहीं किया, जिसके कारण रास्ता मिल गया डिक्टेटरशिप नेपोलियन बोनापार्ट को। बोनापार्ट जो था एक डिक्टेटर था, सैनिक तानाशाह, मिलिट्री डिक्टेटर, उसको मौका मिल गया कि फ्रांस में आके वो रूल कर सके। तो इतना सा चीज आप लोग को पढ़ना था। ठीक है, ये यूनिट 3 पूरा खत्म। कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। तो लग रहा है मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।